हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा के साथ खुशामदीद। आज पीडीएम का जलसा है और पीडीएम का जलसा कराची में है, यानी सिंध में है, और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो जो वफाकी हुकूमत है उसका सवाल यह है कि ये जलसा आखिर किसके खिलाफ है, क्योंकि अगर पीटीआई के खिलाफ है यानी वफाकी हुकूमत के खिलाफ है तो फिर सिंध में नहीं होना चाहिए, और अगर सिंध में हो रहा है तो फिर तो ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही बनता है या होने जा रहा है या हुआ है। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो अंदरूनी सिंध में जलसे कर रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी अजीब सी एक अफरा तफरी हमें सियासत में यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी वफाक के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर रही है हुकूक सिंध के लिए। वो जो अगर पीटीआई ये बात करती थी कि रीजनल पार्टी, तो बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि फिर आप रीजनल पार्टी आप हुकूक सिंध की रैली निकाल रहे हैं या तहरीक चला रहे हैं। बजाय इसके होना ये चाहिए था कि हकीकतन अगर पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ मुहिम को एक पुरअसर रखना था तो वो अपोजिशन को मिलकर चलानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, इस पर ज़रा बात करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत अपना 3 साल जो जश्न है कारकर्दगी का वो अभी तक मना रही है, उसमें अवाम की राय क्या है। ना मैं अपोजिशन की बात कर रही हूँ ना हुकूमती बात कर रही हूँ, अवाम की क्या राय, उसको आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और तीसरी अहम खबर यह है कि अफगानिस्तान के मामले पर पार्लियामान को बात की जा रही थी कि आप ब्रीफिंग दे, एतमाद मिले। फिलहाल ऐसा नहीं, लेकिन GHQ में जो डिफेंस कमेटीज़ हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं फॉर डिफेंस, सेनेट की भी और नेशनल असेंबली की भी, उनको कल ब्रीफिंग दी जाएगी। तो जो पार्लियामान का इजलास होना था वो क्यों नहीं हो रहा, इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। जो पैनलिस्ट हैं, सीनियर पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी मंजूर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। मेहरबानी, अब मैं नहीं रहा, मैं मेंबर सी से। आप और वेज माशाल्लाह से हमेशा से पीपल्स पार्टी का एक फेस और पीपल्स पार्टी के एक सीनियर तरीन मेंबर, इंतहाई काबिल एहतराम। अली नवाज अमान साहब, रहनुमा PTI, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सीधी उमूर। आप तो ये नहीं कहेंगे ना मैं नहीं रहा? नहीं, मैं जिस तक मंजूर भाई की एज तक पहुंचा पॉलिटिकल वर्कर के साथ जो होता है अच्छा, अगले घंटे का नहीं पता था। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा JUIF। तो पीडीएम का जलसा हो रहा है। हुकूमत आपसे बड़ी खुश है। आज शहबाज गिल साहब कह रहे थे कि जी पीडीएम तो बनाने वाले पीपल्स पार्टी थी, पीडीएम का नाम रखने वाली पीपल्स पार्टी थी। मौलाना साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने छुरा घोंपा, उसका जवाब भी आज बिलावल साहब ने दिया है। ये क्या मामला क्या है? अच्छा, पहले तो शुक्रिया। एक जो भी तहरीक होती है, चूँकि हम तो बहुत सारी तहरीकें देखी हैं और बहुत सारी तहरीकें चलाई हैं, बहुत सारी तहरीकें मुनज़्ज़म की हैं। आपका एक गोल होता है। जिस दिन पीडीएम बनी थी वो पीपल्स पार्टी की दावत पे APC बुलाई गई थी और उसमें फिर पीडीएम बनी। और पीडीएम का जो मेन गोल था वो ये था कि इस गवर्नमेंट को गिराना है। उसके लिए मुख्तलिफ मराहिल तय हुए थे। अब हमने उस पर कहा कि बिल्कुल इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जिस सीक्वेंस से लिखा हुआ है उस सीक्वेंस से इम्प्लीमेंट करें। उसमें कुछ खैर मोहब्बत नामे हैं उनके, जो मैं तो उन्हें कहता हूँ वो कभी कभी गुस्सा भी करते हैं। मुस्लिम लीग नून लंदन के कुछ सियासी टारगेट किलर्स हैं, तो उन्होंने वो टारगेट किलिंग कर दी। और वो पीडीएम की होगी। अब तो मेरा ख्याल है ये बात ठीक है किसी हद तक। अब अगर चूँकि गिल साहब ने कह दिए तो मैं वो बात नहीं दोहराता। ये मैं काफ़ी दिनों से मैं ही बात कर रहा था कि इनको अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए। ये मोर और लेस हुकूमती इत्तेहाद है जो नवाज शरीफ का था हुकूमत के अंदर, मोर और लेस वही पार्टी। नंबर 1। नंबर 2, देखिए आपने एक नुक्ता उठाया है कि वो पीपल्स पार्टी सिंध के हुकूक की तहरीक चलाने जा रही है। नहीं, मुराद अली शाह कहाँ का चीफ मिनिस्टर है? जाहिर है सिंध का ना, जो है हमारे निसार पार्टी, हम पार्टी पे भी आते हैं। अगर पंजाब के साथ कोई ज्यादती हो
तो सबसे पहले अगर वफाक कर रहा हो, किसको आवाज उठानी चाहिए? जो सीएम है पंजाब का। सर आपकी बात ठीक है, माजरत के साथ मेरी एक मिनट जरा बात सुनिए। अगर बाद में हम बात करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमात जो कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर वाली उसकी शनाख्त, वो अगर सिंध की बात करेगी तो फिर सिंध कार्ड प्ले करने वाला इंप्रेशन आता है। हमें तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जिंदगी में 14 सीटें मिली थी 97 के अंदर, वो नहीं याद आपको? 90 के अंदर कितनी मिली थी? हम फिर रिवाइव करते हैं, हमें मारा जाता है, हमारी पार्टी को बार बार तोड़ा जाता है। अब एक बात सिर्फ पीडीएम के हवाले से मुझे कहनी है कि पीडीएम सिंध के अंदर जो इस वक्त जेयूआई है, मेरा बड़ा करीबी बहुत एहतराम का रिश्ता है, वो तो पीटीआई के साथ अलायंस में बैठी है वहाँ पे, और जीडीए के साथ बैठी है। राशिद सोमरो साहब ने वहाँ पे एक इलाका ये इत्तेहाद बनाया। तो अगर इनके साथ बैठी है वहाँ पे सिंध के अंदर, तो फिर जलसा तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो रहा है ना। इतने वक्फे के बाद शुरू कर रहे हैं तो कराची से, और हमने इनको रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ पे स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, आप इसको मनसूख ना करें लेकिन डिले कर लें। वो नहीं माने, ठीक है, उनका हक है। अच्छा, वैसे अली नवाज अवान साहब यही बातें तो आप करते थे कि कोरोना हो रहा है, कोविड हो रहा है, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, मार्केट बंद है, सारी चीजें बंद है, पीडीएम के चलते ना करें, लेकिन वो मुकाफात अमल हो जाता है। शायद कल आप ये कह रहे थे, आज आप ये कह रहे हैं। बजट थे तो हमने इजाजत दी, हमने बड़ा अच्छी तरह रन किया। देखो कोविड को ना खतरा नहीं है, मुख्तसरन ये कि हम तो सीरियस ले ही नहीं रहे ना, हम तो सीरियस है। अब खुद नॉन सीरियस है तो हम इनको सीरियस कैसे ले सकते हैं? मतलब एक जमात जो पीडीएम पहले कहती थी आरिया पार करेंगे, हम इस्तीफे देंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, मरीम की वो तकरीर भी याद होगी कि जो स्टेज पे खड़े होकर वो करती होती थी। अब मरीम खामोश हो गई, शबाश भी बाहर आ गए बरसात के बाद, फिर उसके बाद शबाश भी चुप हो जाएंगे, मरीम बाहर आ जाएंगी। ये इन्होंने कोई पता नहीं अजीब सा इनका अपना क्राइसिस चल रहा है, तो हम ये सीरियस लेते नहीं। जहाँ तक कोविड को अबव लेना चाहिए, कोविड को इस गवर्नमेंट ने, चाहे वो पीपल्स पार्टी की सिंध की गवर्नमेंट हो, हमारे बहुत सारे मसाइल रहे हैं सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ। एक दफा टाइम याद होगा आपको कि पूरे पाकिस्तान में स्कूल बंद हो गए थे, सिंध के अंदर खुले हुए थे। नहीं सुनते, सिंध के अंदर खुले हुए थे। अब एक दफा ये हुआ, नहीं कोविड को सबसे पहले सीरियस लेने वाला सूबा भी सिंध है। अच्छा, अगर मैं बात पूरी कर लूंगा फिर मैं आपको बता दूं सीरियसनेस नॉन सीरियसनेस, ठीक है जी। तो एक स्कूल खुले हुए थे, इस दफा सिंध में एक दफा खुले हुए तो पूरे पाकिस्तान में बंद हो गए, और दूसरी दफा भी हुआ। तो जहां जहां परसेंटेज ज्यादा होती है उस तरफ बंद हो जाते हैं, जिस तरफ परसेंटेज कम होती है। तो कोविड अबव द बोर्ड देखना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट ने एनसीओसी बनाई, सारे चीफ सेक्रेटरीज उसके अंदर बैठते हैं, ऊपर ईसीसी बनाई जहाँ सारे चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं। तो हम इसे अबव बोर्ड लेते हैं, सियासत को अलग कर लेते हैं। जहां तक सियासत का ताल्लुक है, मुझे एक बात बताएं, मैं तो मौलाना फजलुर रहमान को देख के हंस रहा होता हूँ। एक तरफ वो टेप रिकॉर्डर बने हुए हैं, एक तरफ कभी शहबाज शरीफ उसके अंदर कोई चीज भर देते हैं तो उस तरह बोलने लग जाते हैं, एक दफा मरियम आके कोई चीज भर देती तो उस तरह बोल। दो बयानियों के दरमियान कराची के जलसे दो डिफरेंट। अच्छा, वो पता नहीं शहबाज शरीफ की बात को गलत कहेंगे या शहबाज शरीफ जाके फिर पाँव पकड़ेंगे, खाकान अब्बासी कहेंगे हमने पाँव पकड़ने वाली बात ठीक नहीं की थी। तो इनको इस पर ना लिया जाए। सेनेटर साहब से बात करूं, कामरान मुर्तजा साहब, कल एक बयान दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, और जिसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया, आज उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया। एक छोटा सा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहले क्या कहा था वो जरा सुनिए। बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हम एक बात बड़ी वजाहत से करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी संजीदगी के साथ ये कोशिश की कि पीडीएम की पीठ में छुरा घोंप दें, लेकिन हम उनके खिलाफ कोई महाज नहीं खोल रहे। हमारा हदफ एक ही है कि मुल्क पर मुसल्लत विफाक में हुक्मरान वो तमाम खराबियों की जड़ है, उसको हटाकर हम दम लेंगे। इसलिए हम पीपल्स पार्टी का महाज जो है उस पर दो जंगें नहीं लड़ना चाहते। अच्छा, उन्होंने तो कहा, वो जो कहने सब कुछ कह भी दिया और कुछ ना भी कहा, तो सब कुछ कह भी गए और कुछ ना भी कहा, कह भी दिया कि चुरा घोप दिया। और बिलावल साहब ने क्या जवाब दिया, कोई सुनिएगा जरा। हमने बहुत से दोस्तों पे भरोसा किया है, हम समझते हैं कि उन सब ने हमें धोखा दिया है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी है। कामरान मुर्तजा साहब, पहले अपनी सफों में बेहतर नहीं होता कि आप लोग इत्तेहाद कर लेते, अपनी सफ़े दुरुस्त कर लेते, उसके बाद कोई मुहिम चलाते। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई, बेरोजगारी, जो अवामी इशूज़ हैं, इस पे अवाम तंग है, लेकिन आपकी जो भी मुहिम है वो उस सूरत में मौसर होती जब आपके अंदर इत्तेहाद होता। देखिए, हमारी जो मूवमेंट थी उस वक्त भी बेहतर थी जब हम अकेले निकले थे, जब बिलावल साहब और उनकी पार्टी साथ नहीं थे, जब नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी साथ नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि वो उस वक्त जो ना हमारी जो मूवमेंट थी वो ज्यादा बेहतर थी। जितने मिलियन मार्च किए थे और जिसके बाद जो
लाखों लोग आके यहाँ पे इस्लामाबाद में जमा हो गए थे, तो हम अपने अपने पाँव पे भी खड़े रह सकते हैं, हम अपने पाँव पे भी खड़े रहे हैं और हमने ये साबित किया है। वो हुकूमत के लिए ज्यादा थ्रेटनिंग था, मगर अब बहरहाल सियासत की अपनी मजबूरियां होती हैं। बिलावल साहब जो मर्जी कहें कह सकते हैं, जरदारी साहब खुद नहीं कहते मगर बेटे से कहलवा देते हैं उनसे। तो हमारा जरदारी साहब के साथ एहतराम का रिश्ता रहा है, हम अब भी कोशिश करते हैं कि उनके साथ किसी झगड़े में इन्वॉल्व ना हो। पीपल्स पार्टी की हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि उनकी अपनी एक माजी में जद्दोजहद रही है। आप ये मानते हैं कि ये पीडीएम जो है अब गैर मौसर हो चुकी है पीपल्स पार्टी और एमपी के निकलने के बाद? एमपी तो खैर इतना नहीं जितनी पीपल्स पार्टी। ऐसा नहीं है, उसमें दो तीन फैक्टर, आप तो आपका मुकाबला नहीं ना एएनपी। दो तीन फैक्टर्स जो है ना वो इसमें है। पीपल्स पार्टी और एएनपी का छोड़ जाना एक फैक्टर है, हम उसको माने या ना माने या कोई और माने या ना माने, बहरहाल इससे जो असर तो पड़ा है, यकीनन एक नुकसान तो हुआ है। उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून का इनएक्टिव हो जाना, ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद मौलाना का 2 दफा बीच में जो है ना उनका बीमार होना, इस पूरे मामले, इस सारे मामले में ये भी एक फैक्टर है। तो ये सारी चीजें जो ना इसने मिल मिला के वो तारीख को कमजोर किया था, मगर इससे पहले आप सवाल का जलसा देख लीजिए, बड़ा फैक्टर पीडीएम को गैर मौसर कर दिया। चले मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो इस पे इनकी चौधरी साहब की क्या राय है इस पे भी बात करेंगे। अफगानिस्तान के मामले में फर्रुख हबीब साहब मेरे पास प्रोग्राम में आए थे 20 अगस्त को। उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्द पार्लियामेंट का इजलास बुलाएंगे, अफगानिस्तान के मामले पे अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। ये भी वो वादा था जो वफा नहीं हुआ। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जिन्हें प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अफगानिस्तान के मामले पे जो ब्रीफिंग दी जाएगी उस पर बात करती हूँ। सवाल करना है मैं अवान साहब से, लेकिन चौधरी साहब मौलाना साहब का ये कहना कि पीपल्स पार्टी ने पीठ में छुरा घोंपा है, कितना जायज़ कितना नाजायज़, पीपल्स पार्टी उसको किस तरह देखती है? देखिए, पहले भी एक बार मौलाना साहब ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी, हमने उस वक्त भी कहा था कि आपके साथ एहतराम का रिश्ता है, बाकी लोग करें लेकिन आप ऐसी स्टेटमेंट्स ना दें। पीठ में छुरा हमने घोंपा है या किसी और ने, ये तो फैसला अब वक्त करेगा, हालात और वक्त और तारीख सारा कुछ है यहाँ करके रख देगी। हमने तो नहीं कहा कि इस हुकूमत को 5 साल देने हैं, वो तो मरियम नवाज ने कहा है, उससे तो कोई नहीं पूछ रहा। एक बात। दूसरी बात, हम तो कह रहे थे कि हुकूमत गिराने का कौन सा तरीका है। आप तो पहले भी लेकर आए थे धरना, जिसकी बात अभी कर रहे थे, वो तो हमने उस वक्त भी मना किया था और हमने कहा था कि या हमें कुछ स्ट्रेटजी बताएं, हम हमारे साथ शेयर करें ना, सामने रखें। उन्होंने कहा नहीं आप मुझसे पूछे ना, मौलाना साहब कहते थे मैं आपको हुकूमत गिरा के दिखा दूंगा। अच्छा। तो फिर वापस भी चले गए। हमने तो कहा था कि हम पार्टिसिपेट आपके अंदर करेंगे, लेकिन हम सिर्फ लीडरशिप लेवल पे करेंगे। हम लाहौर में, मैं भी था, कायरा साहब भी थे लाहौर में, तो आपकी इस वक्त की इत्तेहादी पार्टी का कौन सा बंदा था बता दें जो आपकी स्टेज पे था? कोई एक भी नहीं था नून लीग का। तो हमने तो उस वक्त भी आपका इस्तेकबाल किया, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी उस वक्त भी गलत थी, आपकी स्ट्रेटजी अब भी गलत है। अगर इस्तीफे देना स्ट्रेटजी का हिस्सा है, हमने 2 चीजें कही थी, हमने करके दिखा दी। ज़िमनी इलेक्शन का आप बाइकआउट कर रहे थे, हमने कहा लड़ना है, पहले लड़के दिखाया। सेनेटर इलेक्शन का आप बाइकआउट कर रहे थे, हमने कहा लड़ना चाहिए, हमने लड़के दिखा दिया। अब आपका इस्तीफे हैं तो इस्तीफे दे के दिखा दें। कल तो मौलाना ने फिर रीएट्रेट किया ना, मौलाना साहब ने, कि इस्तीफे देने चाहिए। तो आपकी एक स्ट्रेटजी है, आप सामने रखते हैं, तो पहले आपको उस पर इंप्लीमेंट करना चाहिए ना। आपके कोई चांसेस हैं वापस आने के? नहीं, हमारे तो कोई चांसेस नहीं है। अब आप हुकूमत गिराने नहीं, हम तो चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे? अकेले? नहीं, अकेले नहीं, मतलब उनके बगैर तो नहीं गिर सकती। तो मेजॉरिटी पार्टीज हैं वो दोनों। हमने तो इस बजट से पहले कहा था पॉलिटिक्स में वक्त और हालात नहीं, अब भी हमको अपोजिशन लेवल पे पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई सीरियस मूव आएगी तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई गिराना ही नहीं चाहता, वो कहता है कि इनको 5 साल पूरे करने देने हैं और किसी जायज साहब का इंतजार हो रहा है कि वो आए और वो आकर सारे हमारे फैसले इफ्तिखार चौधरी साहब की तरह करें,
तो फिर उसमें किसी दूसरे को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? चलें, हुकूमत वक्त को अपोजिशन से तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुझे याद है इमरान खान साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि अपोजिशन चाहती है कि फौज ये हुकूमत गिरा दे। तो अब आपको किससे खतरा है? प्लस खतरा है या खतरा नहीं है वो एक अलग बात है। इस पे मुख्तसर से जवाब दे दें अगर हुकूमत गिराने। नहीं, मंजूर भाई ने थोड़े नरम हाथ रखा है मौलाना फजल रहमान साहब पे, उनका भी खास मैंने देखिए इस मुल्क में छुरा मारना, चाहे वो जमहूरियत हो चाहे किसी लीडरशिप हो, ये मौलाना फजल रहमान की पार्टी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। ये 1919 में जमीयत उलमाए हिंद बनी थी, उस वक्त से इसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लें। उस वक्त कांग्रेस के कहने पे बनी थी, नेहरू साहब के कहने पे बनी थी, और उसके बाद जो कायद-ए-आज़म के बारे में इनके फरमान थे, जो पाकिस्तान बनने के बारे में इनके फरमान थे, वो छोड़ने पीछे हो जाती। अब लेटेस्ट सियासत ये है कि आप सिर्फ देखें इस आमरीत के खिलाफ बड़ी जद्दोजहद हुई, बहुत जद्दोजहद मुशर्रफ की आमरीत, और स्पेशली आप कहेंगे चीफ जस्टिस मूवमेंट और उसके बाद से आप उस वक्त किसने डिच किया था इस पूरी मूवमेंट को? ये मौलाना फजल रहमान साहब। मुशर्रफ दोबारा सदर नहीं बन सकता था अगर ये केपी असेंबली तोड़ देते। ये केपी मैं सुने, फिर इन्होंने एक पूरा नरेटिव अफगानिस्तान का जो नरेटिव बेचा था इन्होंने। आप क्या समझते हैं केपीके के लोगों ने इनको वोट दिया था? इनके नरेटिव को वोट दिया था। उस वक्त ये कहते थे, इनके जलसे होते थे, जुलूस किए, इन्होंने कहा अमेरिका गलत कर रहा है, अमेरिका को बमबारी नहीं करनी चाहिए, अमेरिका ने जो अफगानिस्तान के साथ किया है गलत किया है। पश्तून खड़े हुए थे, केपी के लोग खड़े हुए थे, इनको वोट दिया था, इनका साइकिल पे जो बंदा चलाने वाला था उसको असेंबली में भेजा था। और उसके बाद याद है हमने भी ये गलती की थी, हमने मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन में वोट दिया था, ये वजारत उज़्मा के लिए खड़े हुए थे। उसके बाद देखें फौरन जाके मुशर्रफ की गोद में बैठ गए। उसके बाद से मुशर्रफ की गोद में बैठे 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 2008 में आगे पीपल्स पार्टी ने निकाला है इनको उनके गोद में से, वरना उसमें से निकल तो हमेशा नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ। देखें हिस्ट्री ने क्लियर रखनी चाहिए। ये आके बयान दे देना, 2 सीटों वाला मामला चला था ना उस वक्त जब मुशर्रफ साहब के दौर में इमरान खान साहब के पास एक सीट थी, उन्होंने कहा था हमने मौलाना फजल रहमान को वोट दिया, हमने ऑपोजिशन में मौलाना फजल रहमान को वोट दिया, आपको ये पता है। और जमाली साहब उस वक्त खड़े हुए थे मुशर्रफ की तरफ से, जिसमें पीपल्स पार्टी का जो ग्रुप छोटा था, काफ लीग थी और सारे लोग थे, इन्होंने बिल के जमाली साहब का कैंडिडेट खड़ा किया था। एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार था जमाली साहब के पास, और ऑपोजिशन मौलाना फजल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान हमेशा इन्होंने जिद्देज किया है, हर वो। और पीपल्स पार्टी का अपना कैंडिडेट था शाह महमूद कुरैशी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर का। नहीं मतलब ये नहीं आपने जमानी को सपोर्ट नहीं किया। सेनेटर साहब आप जरा कोई किस पर रिस्पॉन्ड कर दे, क्योंकि जरा मुझे वो जो कल ब्रीफिंग दी जानी है उस पर जरा सी बात करनी है, हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पे भी बात करनी है। तो मौलाना साहब किसके साथ है? मतलब वो सीरियस है हुकूमत गिराने में? पीपल्स पार्टी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकेगा, मतलब जब तक अपोजिशन मुत्तहिद नहीं होगी। देखिए हमने अपना रास्ता दूसरी तरह से तय किया था। ये भाई जो कुछ भी कह रहे थे वो ज्यादती कर रहे थे कि जमीयत उलमा हिंद ने ये किया, उसके बाद मौलाना साहब ने ये किया, बिल्कुल जाती अटैक। हालांकि अगर आप देखें तो मुशर्रफ साहब के अगर वक्त में अगर कोई रोल पे था मुशर्रफ के, और उसके बाद आने वालों के रोल पे भी ये यकीनन रहे तो वो इमरान खान था। इमरान खान उस वक्त जो है ना, उसको उस वक्त भी सिक्योरिटी मिली हुई थी। मुशर्रफ ने कहा कि मुझसे ये इतनी सीटें मांग रहा है, अगर नहीं है तो मुशर्रफ के इंटरव्यूज पे जो है ना वो चले जाइएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो हमने अपने तौर पे हमारी एक जदोजहद है, हमने अपनी जदोजहद की है। हमको आज भी जो है ना अपोजिशन लीडर चले, उस वक्त तो पश्तूनों ने वोट दिया था इस अफगानिस्तान के बात पे, तो इस वक्त अपोजिशन लीडर कौन है उसमें? केपी के। इस बहस से निकलते हैं, माजरत के साथ इस बहस से निकलते हैं। मैं नहीं सुन नहीं पा रहा। ये कि जब तक इन शॉर्ट ये लेट मी कट द स्टोरी शॉर्ट कि जब तक अपोजिशन मुत्तहिद नहीं होगी, ये इनकी तो वारे न्यारे हैं, मतलब हुकूमत के वारे न्यारे हैं। ये सुख और चैन की बांसुरी, इनका कोई और दुश्मन नहीं है, ये अपने दुश्मन खुद है। वो क्यों है बताती हूँ। चौधरी साहब, पार्लियामान में आप लोग उस मुतालबे से पीछे हट गए कि पार्लियामान को एतमाद मिले, अफगानिस्तान के मामले में इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए, बताया जाए क्या हो रहा है, हुकूमत की पॉलिसीज क्या है, स्टेट की पॉलिसीज क्या है। लेकिन सिर्फ डिफेंस कमेटी के, सेनेट और नेशनल असेंबली के कल बुलाया जा रहा है कि आप आके GHQ में ब्रीफिंग ले लें। अच्छा देखिए नदिया, एक तो देखना पड़ेगा रोल का, किस पार्टी का इवन अपोजिशन के अंदर क्या रोल है। मसलन हमारे इस बजट के अंदर सिर्फ 2 लोग नहीं थे जिनको कोविड था। इवन जरदारी साहब भी ये मेंबर है, मैं तो नहीं हूँ, जरदारी साहब इस अंडरलाइन कंडीशन है उनकी, उनको भी हम ले आए थे जिस दिन बजट था।
अब नून लीग के अगर लोग नहीं आ रहे वहाँ पे, और चलो अपोजिशन लीडर का एक जेन्युइन एक्सक्यूज मैं समझता हूँ कि उनके कज़न की डेथ हुई, लेकिन उसके बावजूद बाकी लोगों को तो आना चाहिए ना। इवन अगर शायद खाकान अब्बासी नहीं आते तो फिर क्या चीज रह जाती है? तो सीरियसनेस, इससे पहले भी चलो सीरियसनेस नहीं है, एक बात। दूसरी बात अब देखिए, मैं ऑनेस्टली ये समझता हूँ, क्योंकि अगर अपोजिशन, चलो एक लम्हे के लिए आपका आर्गूमेंट मान लिया कि अपोजिशन मुतहिद नहीं है, अब इन पे तो कोई प्रेशर नहीं, अब तो इनको डिलीवर करना चाहिए ना। और अगर डिलीवर नहीं कर पाते तो फिर कोई और जिम्मेदार नहीं होगा, यही जिम्मेदार है। अब तक की बात। एक दूसरा आपका जो सवाल है कि जा रहे हैं, बार-बार कहा जा रहा है, तो मैं आपको फिर इंटरवीन ना करूं ताकि हम उसकी कंटिन्यूटी में चले। मुख्तसर सा ब्रेक जाए, पार्लियामान का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा पार्लियामेंट का, और उसकी क्या वजूहात है, और उसके बाद जरा हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पे अवाम क्या कहती है। बड़े मजे के क्लिप से मैं संभाल के रखे हुए। वापस आ प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पार्लियामान का इजलास अफगानिस्तान के मामले पे कब बुलाया जाएगा और अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया। 20 अगस्त के प्रोग्राम में फारूक हबीब साहब कह के गए थे कि बहुत जल्द बुला लेंगे, आप भी यही कह के जाएंगे कि बहुत जल्द बुला लेंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं कि पीछे जितनी दफ़ा हमने कहा कि इजलास तो बुलाया गया, इससे पिछली दफ़ा आप मीडिया ने भी बड़ी बात की, अपोजिशन ने भी बहुत की, उसकी ब्रीफिंग भी हुई। ब्रीफिंग में पहले कहा जाता था प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आए, हमने कहा आएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब जाने लगे तो शहबाज शरीफ ने कहा मैं बाइकआउट कर दूंगा, उस पर मीडिया ने कोई बात नहीं की। अभी देखें, पहले मुहर्रम था, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ब्रीफिंग हो चुकी हुई है, पूरी अपोजिशन पार्टीज को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGIS, नेब, हमारी शाह महमूद कुरैशी साहब ने, सब ने ब्रीफ किया। अब हमारा क्या डिफरेंट मौका है। मुझे याद कर कश्मीर के ऊपर, मैं सुनिएगा, हमें सुनिएगा ना, बहुत अच्छा इजी होता है ये बात करना। हमने कश्मीर के ऊपर इजलास बुलाया, आपको याद है 370 और 35 एज जब रिवोक हुआ, तो मुझे बताया शहबाज शरीफ साहब ने कहा बड़ी ज्यादती हुई है, हमें ये कर देना चाहिए, हमें। वो प्राइम मिनिस्टर ने एक सवाल पूछा था उनसे, सर हमला कर दूं मैं कश्मीर? कहते नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा। इस तरह नहीं है। देखें, एक तरीकाकार से आगे हम चल रहे हैं। क्या कोई स्ट्रेटेजी गलत है? ऑपोजिशन कहाँ खड़ी थी? 9/11 हुआ था, मेरी बात सुनते जाएगा। नहीं, हम उस वक्त कह रहे थे इस मसले का हल फौजी हल नहीं है, इसका बैठ के पॉलिटिकल सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप जो ये कर रहे हैं, अमेरिका गलत कर रहा है, 9/11 के बाद जो हुआ है वो गलत हुआ है, इस चीज का हल ये नहीं है। आज हमारा मौक़िफ़ है, पूरी दुनिया इसको तस्लीम कर रही है। साहब, आप मौक़िफ़ है, आप इलेक्टेड हैं, आप हुकूमत हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी भी इलेक्टेड है, भले ऑपोजिशन हो, PMLN भी इलेक्टेड है, बड़े ऑपोजिशन। हमने प्रॉपर ब्रीफिंग दी है, और ये हक है कि उनको बताया जाए। अच्छा, बड़ा इस्लाम बड़ा ऐसा नहीं, बड़ा ऑपोजिशन का भी रोल है ना, ऑपोजिशन का भी बड़ा रोल है। नहीं, हुकूमत बड़ी गलत कर रही है, हुकूमत बड़ा गलत कर रही है। नवाज शरीफ की बीमारी में तो ये रिक्वेजिशन भेज सकते हैं, इजलास कराया जाए, इनके पास नंबर्स मौजूद हैं, क्यों नहीं करते? आप रिक्वेजिशन भेजेंगे या PMLN भेजेगी ना, अपोजिशन लीडर वो है, इजलास नहीं बुलाते। ठीक है, आप वाकिफ हैं कि क्या हुकूमत करने जा रही है, हुकूमत की स्ट्रेटजी? देखिए नादिया, मैं इसको अफगानिस्तान के इश्यू को बहुत, मैं ज़ाती तौर पर, मेरी पार्टी भी और मैं भी बहुत संजीदा ले रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मेरी जो स्टडी है, इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट की जो वो मार्शल लॉ लगा था, वहाँ से लेकर अभी तक बहुत बड़ी तब्दीलियां जो पाकिस्तान के अंदर होती हैं वो अफगानिस्तान के इशू की वजह से होती हैं। मसलन उन्होंने इनकलाब सौर को जो 1978 अप्रैल के अंदर आया था अफगानिस्तान के अंदर, अमरीकियों ने उसको परसीव किया था, और उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का खात्मा, और उसकी आड़ में फिर ज़ियाउल हक ने फांसी दी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को। वहाँ से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो 90 के अंदर गवर्नमेंट गई थी, और बाकी अभी तक। सो मैं ये देख रहा हूँ कि देखें, ऐसा हो, हम जो स्ट्रेटजी है, मुझे नहीं पता क्या स्ट्रेटजी है इस वक्त तालिबान के इशू पे, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो भी होंगे, कामयाबी होगी तो पाकिस्तान में वापस आएगी, नाकामी होगी पाकिस्तान में वापस आएगी, दहशतगर्दी होगी पाकिस्तान में आएगी, इकोनॉमी पे पाकिस्तान के ऊपर इफेक्ट आएंगे, पॉलिटिक्स पे आएंगे, समाज पे आएंगे। हमारा अब उससे हम डिटैच भी नहीं कर सकते इमीडिएटली। और जो वर्ड पार्स का जो खेल है, मुझे ये बात, मैंने शायद अली छोटे भाइयों की तरह मेरे साथ प्रोग्राम में थे, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि अमेरिका कैसे इस तरह से चुप करके वहां से निकल रहा है, सब कुछ, सारा असला और सब कुछ हवाले करके,
और ये क्या मतलब जंग में तो रिट्रीट होती है तो कुओं में जहर डाल देते हैं। आप सारा कुछ उनको देकर जा रहे हैं। और बगराम एयरबेस, अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस जो है आज बाजौड़ में हुआ, बगराम एयरबेस जो है वो आप तालिबान के हवाले करके जा रहे हैं। आपका मौलाना साहब से इख्तलाफ हो, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक देखें इस वक्त दो पार्टियों पे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, एक मौलाना फजल रहमान साहब पे, एक इनकी वहां पे KPK के अंदर गुम्मट है। ये ज्यादा मतलब इनको आने वाले दिनों में बहुत चीजें सोच समझ के, मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से भी कह रहा हूं कि वेट एंड सी पे आपको जाना पड़ेगा। कहीं आप वो जो इंटरनेशनल ट्रैप है कहीं पाकिस्तान उसमें ना फंसे। ये मेरी अपनी जो है ना गट फीलिंग्स हैं, जो कि मेरी स्टडी है अफगानिस्तान से, क्योंकि मैंने इनकलाब सौर से लेकर आज तक उसको फॉलो करता हूं। ठीक है, तो मैं और एक सिर्फ फिक्रा कहना है, अलमिया क्या है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में कब्जे सारे पीसफुल होते हैं, लड़ाई उसके बाद शुरू होती है। आज भी काबुल पे धमाका हुआ है। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। नहीं, मैं अब जिस प्राइवेट बात कर रहे हैं, जो तालिबान ने 1996 में किया था वो तो पूरे एक सिविल वॉर हुई थी। नहीं, और वो बड़ी वॉर नहीं थी। उससे पहले जो वॉर थी वो लड़ी जा चुकी थी। जब तालिबान गए हैं या अमेरिका आया है तो पीसफुली सारा। नहीं, देखिए ना, जब उसके बाद बुरहानुद्दीन रुबानी आता है, मसूद शाह उस गवर्नमेंट का हिस्सा तो बेसिकली दोनों फैक्शंस की, मैं यही कह रहा हूँ ना, दोनों फैक्शंस की आपस की लड़ाई थी, हिकमत यार की और तालिबान की। दोनों उस गवर्नमेंट के अंदर थे, उसके अगेंस्ट तालिबान आते हैं और ये सारे उससे पहले रशियन इन्वेजन में उसके खिलाफ लड़ रहे होते हैं। जो 1964 में सोर रेवोल्यूशन आता है, वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 40 साल कोई अफगानिस्तान में अमन गुजरा है तो वो ज़हीर शाह साहब की हुकूमत के अंदर ही गुजरा है। वो 40 साल आप वो देख लें, 1934 टू 1964 जो एरिया बनता है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मंजूर भाई। बट देखिए हुकूमत का पहले जो रोल था और आज क्या रोल है, और हुकूमत कर क्या सकती है। हमने कहा कि हमें डेप्थ नहीं चाहिए, स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं चाहिए अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान का फैसला अफगानिस्तान के लोगों पे हम छोड़ते हैं। हम क्या चाहते हैं अफगान से, कि हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, जो मंजूर भाई की बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर पुरअमन अफगानिस्तान है तो पुरअमन गारंटी करता है पाकिस्तान पुरअमन पाकिस्तान की। यही आपसे कहना चाह रही हूँ कि पुरअमन अफगानिस्तान अगर पुरअमन पाकिस्तान की गारंटी करता है तो फिर वो जो हमारा सवाल है, सेनेटर साहब आप इसका कोई जरा जवाब आज के वाकयात देख लें। मुझे सिर्फ एक फिक्रा कहना है, देखें दाइश की और अलकायदा की लड़ाई जिसका इम्कान था वो भी स्टार्ट होगी वहां पे। ये जो धमाके हैं कौन करा रहा है? अलकायदा तो नहीं करा रही है, तालिबान तो नहीं करा रही है, NDS है, इसके पीछे बहुत सारे दाइश की और फिर मुझे आगे बढ़ना है। सेनेटर साहब, पाकिस्तान का अमन जो है, शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि मौलाना साहब और हुकूमत एक ही पेज पे इस इशू पर। इसमें हम पाकिस्तान का मफाद देखते हैं। हमारे लिए पाकिस्तान का मफाद सबसे अहम है और पाकिस्तान का मफाद अगर इस मामले में हुकूमत के साथ चलने में हुआ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने में हुआ या अफगान लोगों के साथ चलने में हुआ, हम उन सबको जो है ना उसको मद्देनजर रखेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले ये मुल्क है, उसके बाद कोई और चीज होगी। हुकूमत के 3 साल, अपोजिशन कहती है जी तबाह बर्बाद कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आज जब तकरीर कर रहे थे तो वो भी कहते हैं। अवाम क्या कहती है? आपके नाम अवाम का पैगाम जरा सुनाइएगा प्लीज। जब का ये आया ना, दुनिया को 1 मिनट का सांस भी नहीं है। हुकूमत के दावे थे, ना ही तो करप्शन खत्म हुई है, टैक्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं, आवाम जो है पिस रही है इसके अंदर। जितनी डिस्ट्रक्शन इन 3 सालों में हुई है इससे पहले नहीं। लोगों को ना पर्सनली इमरान खान की जात पे बिलीव है कि वो चीजें बदल सकते हैं। पॉलिसीज बनाई हैं फॉरेन पॉलिसीज, उनके लिहाज से तो अब हमारा मुल्क बेहतर है। आज जो 7 रुपए वाला अंडा 15 रुपए का, 150 वाला जो घी था 300 350 रुपए किलो है। वो आटा कहीं मिलता नहीं, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता, इतना मैं मुतमिन हूँ। पिछले जो हुकूमत थी ना उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत बेहतरीन जा रहे हैं। हम चाहते थे कि पाकिस्तान में चेंज आएगी, तब्दीली आ जाएगी, हम खुश थे, लेकिन सब कुछ उसके बरक्स निकला। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुतमईन हूँ। 10 में से मैं उनको तकरीबन 5 नंबर देता हूँ। इन 3 सालों में सिर्फ और सिर्फ हुकूमत दावों तक महदूद रही है, बाकी कोई अमली इकदाम जो है वो नहीं किए। 3 साल गुजर गए हैं, अवाम का सिर्फ अल्लाह ही हाफिज है। करप्शन में ठीक है, थोड़ी बहुत बेहतरी आई है, गुड गवर्नेंस नहीं है। दवाएं महंगी हो गई हैं,
कहाँ जाए, क्या करें, हम मुतमईन नहीं है भाई। हमें जो है ना नया पाकिस्तान नहीं, वो पुराना ही चाहिए, वो पुराना ही अच्छा था। इस हुकूमत के अंदर जितनी आवाम परेशान हुई इतना तो कोई भी परेशान नहीं हुआ। आपको अपोजिशन से तो कोई खतरा नहीं है, मगर आवाम को खतरा समझते हैं अपने आने वाले नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तरीका होता है ना, आपने ये तो नहीं करना ना कि सिर्फ एक चीज को लेकर अपने प्रोग्राम कर देना। आपको चाहिए था सवाल करते हैं। 3-4 चीजें थी जिसकी बेस पे हम इलेक्शन लड़के आ रहे हैं। खुददारी है, इंसानियत है, इंसाफ है, तीनों चीजों के रेट करते हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, इन्फ्लेशन, जब आप किसी से बात करते हैं पाकिस्तान में, और इन्फ्लेशन इज अ बिग थिंग इन पाकिस्तान, मेरे किचन से रिलेटेड है, और महंगाई मैं कह रहा हूँ हुई है। दुनिया सुनते जाए, दुनिया में 40% चीजें महंगी हुई हैं, 40% दुनिया के अंदर। ये जो पाम ऑयल की बात भी की मेरे भाई ने, आपको पता जब हमारी गवर्नमेंट आई थी $550 पर मैट्रिक टन था, आज $1200 पर मैट्रिक टन है। जहां इनकी हमारी गवर्नमेंट, नून की गवर्नमेंट खत्म हुई थी, $50 था, 45 से 50, आज $65 to $75। जब इनकी डॉलर 128 पे था, आज $165 है। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। हमारे पास कर्ज $19 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। लोग ठीक इन्फ्लेशन के लिहाज से जो बात करते हैं, महंगाई के लिहाज से बात करते हैं, वो इशू है, बट समझाने की जरूरत है कि सिर्फ पाकिस्तान अलग बिहेव नहीं कर सकता दुनिया से। जब आपकी इकोनॉमी सारी कंजम्पशन बेस्ड हो, आपकी दालें तक बाहर से आ रही हो, तो आपने दुनिया पे रिलेट करना है कि नहीं करना। टोटल पाकिस्तान में जितना पाम ऑयल, कुकिंग ऑयल जिसको आप कहते हैं, सारा बाहर से आता है। सारे पेट्रोलियम, 90% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाहर से आती हैं। पेट्रोल, डीजल सारा बाहर से आता है। तो आप रिलेट करें ना दुनिया में क्या चल रहा है। उसके अलावा आप उनसे पूछें कि आपने खुददारी के ऊपर जो बात करते थे, बड़े बड़े बुलंद दावे करते थे खान साहब, उस पर अमल किया कि नहीं हुआ। जब हमारी 2013 में हुकूमत आई थी ना KPK के अंदर, वी वर द वंस जिन्होंने नेटो सप्लाईज रोकी थी, और उसके बाद सेटल्ड एरियाज के अंदर ड्रोन अटैक होना पाटा के अंदर बंद हो गए थे, इफ यू रिमेंबर। आप नेटो सप्लाई रोक सकते हैं? आपने रोकी थी, अब आप भूल रही हैं जी, आप भूल रही हैं। अच्छा, दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं नादिया, अब 2 चीजों को मिक्स कर रही हैं। अच्छा, आप हंस रही हैं, आप अच्छा, आपको हंसना चाहिए भी, अगर थोड़ी सी हिस्ट्री से थोड़ी सी वो ना हो। 2 जगह नेटो सप्लाई रोकी नादिया, नहीं, आपने बड़ा सीरियसली हंसी और बड़ा सीरियस टॉपिक है इस पे। मैं बिल्कुल इस चीज को मैं वो नहीं कर रहा एक्सेप्ट। आपकी 2 दफा नेटो सप्लाई रुकी थी, अभी भी आप हंस रही हैं। आप पहली दफा रुकी थी जब एप्टा सलाला के ऊपर ऑपरेशन था, पाकिस्तान फौजी हलाक हुए थे, शहीद हुए थे। उस वक्त नेटो सप्लाईज रुकी थी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, 3 महीने रुकी रही थी, और उसके बाद नेटो सप्लाईज भी स्टार्ट हो गई थी और ड्रोन हमले भी स्टार्ट हो गए थे। अब सुनती जाइएगा, हमारी गवर्नमेंट आई थी, हमने कहा था पाटा के अंदर जो हमारा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया है, उसके अंदर आइंदा कोई ड्रोन अटैक हुआ तो हम नेटो सप्लाईज नहीं जाने देंगे। ड्रोन अटैक हुआ, हमने रोका, और पाटा के अंदर उसके बाद नहीं हुआ। उससे पहले भी एस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी, उससे पहले भी लोग, जिसकी वजह से आप हंस रही थी। पाकिस्तान की नहीं, मेरी बात सुनती जाइएगा। आपको हिस्ट्री का उतना नहीं पता ना दिया, आपने सुने, मुझे सुनती जाइए ना। अब मुझे चैलेंज कर रहा हूँ, मैं मुझे कर दिया। 76 हमले हुए मुशर्रफ के दौर में, 350 हमले हुए पीपल्स पार्टी के दौर में, ड्रोन अटैक 40 ड्रोन अटैक्स हुए नवाज शरीफ के, टोटल मिला के 450 हुए। जब हमारी हुई उसके बाद निकाल के देख लिए पाटा के अंदर हुआ कि नहीं हुआ। हम वजीरिस्तान गए थे लॉन्ग मार्च करके, उस वक्त भी आपको हंसना चाहिए था, इतना डेयरिंग स्टेप लिया था हमने। अभी भी हमारी हुकूमत जाई तो हमने अमेरिका जो उसने ट्वीट किया डू मोर, हमने कहा नो मोर। उसके बाद बात हुई है डोने, सुनती जाइएगा। अब एब्सोल्युटली नॉट हमने कहा है, इस तरह ना करते। जो आप हंसी हैं तो मेरे कहता मैं आपको हंसी का जवाब दे दूं। उसके बाद अच्छा, एक सेकंड चौधरी साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि जब ड्रोन अटैक्स आपके दौर में भी हो रहे थे, ड्रोन अटैक उससे पहले मुशर्रफ दौर में भी हो रहे थे, लेकिन जब सलाला चेक पोस्ट पर हमला हुआ था, फौजी जवान शहीद हुए थे, तब नेटो सप्लाई रुकी थी? सब मैं गलत हूं या सही हूं? और नेटो सप्लाई रुकी थी, फिर हमने शमसी एयरबेस भी खाली कराया था, आपको याद हो? वो बात की बात है। हाँ, नहीं उसी में हुआ था, सलाला चेक पोस्ट में हाँ नहीं, उस पे नेटो सप्लाई रुकी थी। देखें, अगर इस मुल्क पे कोई भी अटैक होता है तो किसने जवाब देना है? हुकूमतों ने तो नहीं देना, देना तो किसी और ने है। तो पॉलिसी कहीं और पे है उसकी। एक बात। दूसरी बात, देखें, लोगों के जो आप बातें और फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं ना, इससे लोगों के पेट नहीं भर रहे। आप कर क्या रहे हैं? महंगाई भी तबकाती इशू है, आप गरीबों पे बोझ डाल रहे हैं। जो गरीबों की महंगाई है, गरीब ये जो आपका कैमरामैन बैठा है ना, आटा लेना है, घी लेना है, चीनी लेनी है, बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है। हाँ। ये 4, 5, 6 चीजें गरीब आदमी की। अमीरों की होंगी, कारें सस्ती हुई हैं तो अमीरों की होंगी, ठीक है, गरीबों की नहीं। गरीबों को तो आपने 100% महंगाई कर दी।
और छूट किनको दे रहे हैं? आप कंस्ट्रक्शन वालों को छूट किनको दे रहे हैं? स्टॉक मार्केट वालों को। आप छूट किनको दे रहे हैं? बैंकों को। यानी अमीरों को छूट दे रहे हैं, गरीबों पे आप बोझ डाल रहे हैं। फिर हमारे और उससे लोगों के पेट नहीं भरते। हमारे पैरामीटर्स क्या हैं कि गाड़ियां बहुत ज्यादा खरीदी जा रही है, जो मुशर्रफ साहब ने मुझे आप कहते ट्रैक्टर सस्ता हुआ है। ट्रैक्टर 2 लाख से 6 लाख रुपया महंगा हुआ है। जो खाद की बोरी है वो DAP की वो 3000 से 6400 पे चलेगी। सो मैं एक बात आखिरी फिक्रा कह लूं कि देखें ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी और इससे लोगों के चीजों से पेट नहीं भरते, बातों से पेट नहीं भरते, इस कैलकुलेशन से भी पेट नहीं भरते, इस लॉजिक से भी नहीं भरते। उनको सिर्फ आटा, चीनी, दूध, ये चीजें सस्ती चाहिए। सेनेटर साहब, PDM की अगर मुहिम किसी एक चीज पर बेस कर सकती है या कर रही है तो वो सिर्फ महंगाई है, जिसके खिलाफ मुहिम चला के कैश किया जा सकता है। लेकिन जो लॉजिक्स गवर्नमेंट बैठ के देती है कि अलग बिहेव नहीं कर सकते दुनिया से हटकर, मान लेते हैं? नहीं, इसको मानने वाली बात नहीं है। जो चीजें जो है ना वो इस बाहर की दुनिया से रिलेट नहीं करती, वहां पे भी महंगाई बहुत ज्यादा हुई है। और जितना जूस ये निकाल सकते थे अवाम का, जितना खून निकाल सकते थे लोगों का, उतना इन्होंने निकाला है। इनका असल में जो वोटर है वो, इनकी क्लास जो है वो और है। वो जो क्लास है उसको तो इन्होंने जो है ना उनको फेवर किया है, उनको तो अकोमोडेट करते हैं, मगर जो क्लास जो इनकी नहीं है उसको इन्होंने कभी अकोमोडेट नहीं किया। और इसका जो है ना वो रिजल्ट, अगर अगले इलेक्शन फेयर हुए, अगर वो मशीन की नजर ना हो गए तो मामला ठीक हो जाएंगे। नहीं, किस क्लास की आप बात कर रहे हैं सर? ये इनकी क्लास जो है वो इनकी अपर क्लास है। इनकी जो है ना वो अपर मिडिल क्लास है और उससे ऊपर वाली क्लास है। ये उस क्लास को जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने कभी भी मुझे नहीं पता कामरान साहब कहाँ रहते हैं, और अगर ये मासी के साथ अटैच रहते हैं तो 2002 के इलेक्शन के बाद इनकी कोई ग्रिप होती है और हमेशा लूजिंग एंड पे ही है उस वक्त से। मासी से अटैच ये है कि पाकिस्तान में 60 से 65% लोग काश्तकार हैं, ज़राअत से मुंसलिक है। इस दफ़ा पाकिस्तान की इकॉनमी जो ज़राअत से रिलेटेड, उसमें 1100 अरब रुपया इंजेक्ट हुआ है। अगर हम फॉरेन रेमिटेंस मिला लें उसमें से उसमें अपने रूरल एरिया का हिस्सा डाल लें तो 1800 अरब रुपया इंजेक्ट हुआ है। आपकी 3 बम्पर क्रॉप्स आई हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में आखिरी दफा काश्तकार की सुनी गई थी जब सपोर्ट प्राइस दी गई थी, बढ़ाई गई थी गंदम की, और इस दफा सुनी गई जब सपोर्ट प्राइस गंदम की बढ़ाई गई 1850 रुपए। पीपल्स पार्टी सिंध में 2000 सुनते जाएगा। आप इनको सुनते जाओ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम क्लोजिंग करते हैं, फिर वाइड क्वेश्चन करते हैं। आप कह रही हैं मासी से टच नहीं, मैं कह रहा हूं 70% सुनती जाती है। एक सिर्फ मुझे फिक्र है, आप ये DAP की बात करें, यूरिया की बात करें, फॉस्फेट 90% इंपोर्ट होता है। कट जाएगा। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब तो किस्मत के धनी है, उनको 35 से $45 बैरल ऑयल मिला। हमें 148 मिला था, हमने 500 नहीं किया। 140 पे गई थी नहीं 148 पे गई, नहीं 120 पे गई, नहीं बड़े थे तो भी हम वापस 40 पे ले आए। आपका भी शुक्रिया, कामरान मुर्तजा साहब आपका भी शुक्रिया। इजाजत दीजिए, नादिर मिर्जा को अल्लाह हाफिज।